देखो, अब अपन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं राजभाषा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी हिंदी में। राजभाषा, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि राजभाषा किसे कहा जाता है। राजभाषा किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि किसी भी देश के, कोई भी देश हो, कि किसी भी देश के, समझना है इसको, किसी भी देश के संविधान द्वारा, किसी भी देश के संविधान द्वारा राज कार्य संपादित, इधर दिख रहा है यहां तक, किसी भी देश के संविधान द्वारा राज कार्य संपादित करने के लिए अधिकृत भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा ऐसी कैसे आपको याद है कि किसी भी देश के संविधान द्वारा राज कार्य संपादित करने के लिए अधिकृत की गई भाषा ही उस देश की क्या कहलाती है, राजभाषा। यानी कि उस देश के जो अपने राज कार्य, जो सरकार के जो कार्य होते हैं, उनको संपादित करने के लिए एक भाषा को नियुक्त किया जाता है, भाई इस भाषा में काम किए जाएंगे, उसी भाषा को उस देश की क्या माना जाता है, राजभाषा माना जाता है। अब अपने देश की राजभाषा हिंदी है, कौन सी है, हिंदी, सबको पता है। लेकिन अब हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि हिंदी अपने देश की राजभाषा कैसे बनी, किस प्रकार इसके प्रस्ताव वगैरह लाए गए। तो सबसे पहले 12 सितंबर 1949 को, कब, 12 सितंबर 1949 को दक्षिण भारत के एक विद्वान थे, दक्षिण भारत के, और दक्षिण भारत आपको पता है हिंदी प्रदेश नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं अहिंदी प्रदेश। तो अहिंदी प्रदेश यानी कि अहिंदी भाषी क्षेत्र के विद्वान थे एक, उनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। ये नाम आपको याद रखना है, गोपाल स्वामी अयंगर। उधर के आपको पता है दक्षिण भारत में इधर है अयंगर, वायंगर, पायंगर, ऐसे ही नाम होते हैं। तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, उन्होंने अपने भारत में जो संविधान सभा है, संविधान सभा में 12 सितंबर 1949 को राजभाषा, 12 सितंबर 1949 को राजभाषा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भाई केवल क्या किया था, प्रस्तुत किया था, पेश किया था। संविधान में सबसे पहले 12 सितंबर 1949 को गोपाल स्वामी अयंगर, जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, अहिंदी भाषी क्षेत्र के थे, और इनके द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, 12 सितंबर 1949 को, 12 सितंबर 1900। अब इनके प्रस्ताव को मात्र 2 दिन बाद यानी कि 14 सितंबर 1949 को जो इन्होंने प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, उसको 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा मान लिया गया, यानी कि इस संविधान इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। 14 सितंबर 1949 को इस प्रस्ताव को पारित करके हिंदी को भारत संघ यानी कि भारत देश राष्ट्र पूरा में भारत संघ की राजभाषा घोषित कर दिया गया। 14 सितंबर 1949 को इनके प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए ये जो राजभाषा है भारत संघ की यानी कि हिंदी, जो भारत संघ की राजभाषा बनी, हिंदी जो भारत संघ की क्या बनी, राजभाषा, उसको पारित तो यहाँ कर दिया गया, भाई भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। यानी कि अपना संविधान भी तो तभी लागू हुआ ना, तो भाषा भी तभी लागू होगी। भाई पारित तो प्रस्ताव पहले हो गया, लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब आगे देखिए आप, 14 सितंबर को हमारी हिंदी को क्या बनाया गया था, राजभाषा बनाया गया था। क्या बनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, 10 जनवरी को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को। भारत में हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। दोबारा देख लीजिए, आप जल्दी करो, 2 मिनट चुपचाप इसको समझ लेना, फिर बात करना। देखो, राजभाषा, ये चौथी चीज पढ़ रहे हैं आप, और इसमें देखिए आप किसी भी देश के संविधान द्वारा राजकार्य संपादित करने के लिए अधिकृत की गई भाषाएं उस देश की क्या होती है, राजभाषा कहलाती है। फिर हमने देखा कि ये राजभाषा कैसे बनी। तो 12 सितंबर 1949 को दक्षिण भारत के जो अहिंदी भाषी प्रदेश के जो गोपाल स्वामी अयंगर थे, उन्होंने संविधान सभा में राजभाषा हिंदी संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इस प्रस्ताव को मात्र 2 दिन बाद, यानी कि 14 सितंबर 1949 को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, और हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा लागू किया गया था। भारत संघ की राजभाषा हिंदी कब लागू हुई, 26 जनवरी। आपको ध्यान रखना, संविधान लागू हुआ तभी हिंदी राजभाषा लागू हुई, ठीक है, 26 जनवरी को। और इसलिए 14 सितंबर को पारित होता है प्रस्ताव, इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 10 जनवरी को हर साल अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिख लीजिए आप इसे फटाफट। अब आगे देखिए कि अपने हिंदी जो राजभाषा है, हिंदी जो अपने थोड़ा ऊपर लिख दिए हम, राजभाषा है, इस हिंदी को राजभाषा बना दिया गया, और इससे संबंधित संविधान में कुछ प्रावधान किए गए। और वो प्रावधान किस भाग में है कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान में राजभाषा संबंधी उपबंध किए गए हैं या कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो अपने को ये बिल्कुल रट लेने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमेशा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कहीं ना कहीं से। तो हम सबसे पहले याद करेंगे अनुच्छेद 343 के अनुच्छेद 343 में क्या प्रावधान किया गया, लिखना नहीं है आपको कुछ में भी। अनुच्छेद 303 में प्रावधान किया गया है कि भारत संघ की राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी। भारत संघ की राजभाषा तो हिंदी होगी, और लिपि देवनागरी होगी। लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। और अंक, यानी कि अंकों का स्वरूप कौन सा होगा, अंतरराष्ट्रीय। अंकों का स्वरूप कौन सा माना गया, अंतरराष्ट्रीय। तो आपको एक चीज तो इसमें ये फिट बिठा लो कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 रट डालो इसको, अनुच्छेद 343। फिर आगे चलिए अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 के प्रावधान के अनुसार आपको याद रखना है कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार, 344 में क्या है, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। और ये किया गया था 7 जून 1955 को बीजी खेर द्वारा, बाल गंगाधर खेर के द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बाल गंगाधर खेर ने की थी, ठीक है। आगे चलिए आप अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में क्या है, राज्यों की राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान है, यानी कि कोई भी राज्य उसकी राजभाषा अलग अलग हिसाब से रख सकता है, यानी कि वहां के कार्य के लिए अलग अलग भाषा का चुनाव कर सकता है, कि राज्य में अलग अलग राजभाषाओं संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346 में क्या है, संघ और राज्य अथवा एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य से जो पत्र व्यवहार होता है ना राज्यों के बीच में, उसकी भाषा से संबंधित प्रावधान। तो आपको यह याद रखना है कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य से पत्राचार की भाषा संबंधी प्रावधान किसमें है, अपने अनुच्छेद 346 में। किसमें है, अनुच्छेद 346 में। आगे आता है अपने अनुच्छेद 347।
इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई भी क्षेत्र विशेष है अपने देश में, कोई भी राज्य है, वहां पर कोई जनसंख्या है, या कह सकते हो आप जनसंख्या विशेष द्वारा किसी राज्य में जनसंख्या विशेष द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान भी कर सकते हो आप। तो मतलब कोई राज्य है जिसमें कोई जनसंख्या विशेष है, मान लो कोई क्षेत्र विशेष है, वहां के लोग एक अलग ही प्रकार की भाषा बोलते हैं, अलग ही विशेष कि जनसंख्या विशेष द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान, क्योंकि फिर उस भाषा को मतलब वो जो भी भाषा या बोली बोलते हैं उसको सरकार एक भाषा का रूप दे सकती है, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में 347 में। और इसी अनुच्छेद के तहत आपने सुना होगा एक तो बोडो, डोगरी, संताली, है ना, कि बोडो, डोगरी, संताली आदि भाषाओं को भाषा का दर्जा मिला संविधान में। ये प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 347 में। अभी हमारी राजस्थानी भाषा को भाषा का दर्जा नहीं मिला है संविधान में, अगर किसी दिन मिलेगा तो इसी अनुच्छेद के तहत मिलेगा। अगर किसी दिन राजस्थानी को भाषा का दर्जा दिया जाए, फिर राजभाषा तो हिंदी है, भाषाएं अलग अलग है ना, 22 भाषाओं को दर्जा दे रखा है संविधान में। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर बोडो, डोगरी, संताली को भी भाषा का दर्जा दे रखा है। तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार मिला? 347 के अनुसार। कभी राजस्थानी को भी दर्जा मिलता है तो इसी अनुच्छेद के अनुसार राजस्थानी को भाषा का दर्जा दिया जाएगा। आगे देखिए आप, अनुच्छेद 348 व 349 दोनों का संबंध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा से है। यानी कि 48 और 49 का संबंध किससे है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उनसे संबंधित प्रावधान 348 और 349 में है। ठीक है, आ जाइए आप 50-50 350 50-50 में आप याद रखेंगे अल्पसंख्यक जो समुदाय है हमारे देश में, कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाने का प्रावधान है, उनकी मातृभाषा में ही दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि इससे 50-50 में क्या कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है भारत देश में, उनके जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उनको उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दिए जाने का प्रावधान कर रखा है। किसमें? अनुच्छेद 350 में। लास्ट आप देखिए अनुच्छेद 351 में क्या है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र को हम संघ भी कह सकते हैं ना, केंद्र या संघ का ये दायित्व होगा कि वो अपनी जो राजभाषा बना रखी है, हमने राजभाषा कौन सी बना रखी है? हिंदी। हमारे संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। की संघ की जो राजभाषा है हिंदी, उसका ये केंद्र सरकार या संघ क्या करेगी? अर्थात प्रचार प्रसार करने का काम दे रखा है केंद्र सरकार को, कि प्रतिवर्ष हर साल या लगातार बीच में जब भी उसको समय मिले या कुछ भी, कि उनका प्रचार प्रसार भी करना जरूरी है। तो ये अपने कुछ अनुच्छेद थे, तो आपको याद हो गया होगा। 51 में क्या करना है? प्रचार प्रसार। ये किसको दे रखा है? ये दायित्व केंद्र सरकार को दे रखा है कि वो राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करेगी। तो आप दोबारा देखो, आप एक ही चीज अपने को रट लेनी है, इनमें से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये रट लेने हैं आपको, बाकी इनकी खूब डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बताओ कि राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? बताओ। 17 में, भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से 351 तक है। 343 में क्या है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 44 में क्या है? राजभाषा आयोग का गठन। ठीक है। 45 में क्या है? राज्य की राजभाषाएं। 46 में क्या है? संघ और राज्य यानी कि आपस में पत्राचार, एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार करने की भाषा का प्रावधान।
46 में क्या है, कोई जनसंख्या विशेष के आधार पर बोली जाने वाली उस भाषा के लिए विशेष उपबंध है, जैसे बोडो डोगरी संस्थान के लिए किया गया था। 48 और 49 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित है। 50 में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनके अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। 51 में केंद्र का यह दायित्व होगा कि वो राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा। अब आप लिखते जाएंगे इनको और डिटेल में पढ़ेंगे अब इनको है ना। देखिए अब अपन इनको डिटेल से पढ़ रहे हैं एक एक चीज को। अनुच्छेद 343.1 या अनुच्छेद को आप धारा भी कर सकते हो, भाग को अपन अध्याय भी कर सकते हैं। भाग 17 में चल रहे हैं अपन संविधान के। तो अनुच्छेद 343.1 में क्या कहा गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? और लिपि क्या होगी? देवनागरी। और अंकों का स्वरूप कौन सा होगा? तो लिपि देव से याद रखिए, लिपना देव, और अ से अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय आदिमा। ठीक है, आगे चलिए। अनुच्छेद 343.2 में क्या प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने की तिथि, तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने की तिथि यानी कि 26 जनवरी 1950 से 15 वर्ष तक, तो 26 जनवरी 1950 से 15 में आएंगे, 15 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या होगा? 26 जनवरी 1965 तक। 26 जनवरी 1965 तक जो सरकारी प्रयोजन है, जो भी सरकारी कार्य का काम किए जाएंगे, उनमें अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। 26 जनवरी 1965 तक के लिए कहा था पहले तो, लेकिन आगे एक उपबंध बनाया अनुच्छेद 343.3, ये अनुच्छेद जोड़ा गया और इसमें किया जो अपने संविधान की जो संसद है, जो संसद है अपने देश की, उस संसद को ये अधिकार दे दिया गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी पहले तो 15 वर्ष तक के लिए छूट दी थी अंग्रेजी को, लेकिन इसमें क्या किया गया 343 में संसद को एक अधिकार दे दिया संविधान में अनुच्छेद बना के कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है अगर वो संसद चाहे तो ये तो चाहेंगे लोग, क्यों नहीं चाहेंगे हम। तो आगे देखो उन्होंने कहा कि संवैधानिक उपबंध का लाभ उठाते हुए, ये जो संविधान का उपबंध बनाया ना कि इसके बाद भी आप अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, इस चीज का संसद ने लाभ उठाते हुए क्या किया? राजभाषा अधिनियम 1963 पारित कर दिया। एक अधिनियम बना दिया क्योंकि उनको छूट दे दी ना भाई, आप बाद में भी अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हो। तो राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया और इसके तहत क्या किया गया? अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। भाई जो सरकारी कार्यालयों का जो प्रयोग, कार्यालय में जो काम आती है भाषा, उसमें अंग्रेजी का प्रयोग एक अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। ठीक है, अब आगे लिखिए आप अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में क्या मामला है, ये सारा लिखने के बाद थोड़ा आपका दिमाग चकरा गया होगा, लेकिन आपको क्या याद करना है, मुख्य चीज क्या याद करनी है? एक तो ये याद करना है राजभाषा आयोग का गठन इसी अनुच्छेद के तहत हुआ नहीं हुआ, और कब हुआ था? 7 जून 1955 को हुआ था, और इस किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खेर की अध्यक्षता, यानी कि बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता। मुख्य चीज तो ये है। आप समझते हैं, देखो इसमें क्या क्या है कि अनुच्छेद 344 में यह प्रावधान किया गया कि जब अपना संविधान लागू हुआ था, सबको पता है 26 जनवरी 1950 को, कि संविधान लागू होने की तिथि यानी कि 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष के भीतर, यानी कि उसके बाद के 5 वर्ष के अंदर अंदर, और उसके बाद में एक बार तो 5 वर्ष के भीतर भीतर करना है ये काम। अब वो काम क्या करना है आगे बताएंगे। और उसके बाद हर 10 साल के बाद, यानी हर 10 साल में क्या करना है कि हर या प्रति 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति राजभाषा की स्थिति का अध्ययन और आकलन, अध्ययन अपने देश की जो राजभाषा है ना उसकी क्या कंडीशन है, देश में क्या स्थिति है, उसका अध्ययन और आकलन करने के लिए, आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, भाई उसका अध्ययन करना है, उसका आकलन करना है और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके लिए किसका गठन करने का प्रावधान किया? राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, ये प्रावधान रखा। ठीक, इसमें 344। अब राजभाषा आयोग का गठन करने के लिए उसमें कौन कौन से सदस्यों का शामिल किया जाएगा? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें सारी भाषाओं का प्रावधान है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं सम्मिलित हैं, जितनी भी भाषाएं सम्मिलित हैं उनके प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा। जितनी भी भाषाएं है ना 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनके सभी के एक एक प्रतिनिधि को या किसी को भी हर भाषा के प्रतिनिधि को इस राजभाषा आयोग में शामिल किया जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। अब इस अनुच्छेद की अनुपालना में इसमें कहा गया ना भाई इस प्रकार से राजभाषा आयोग का गठन करना है आपको,
उसके जो स्थिति है राजभाषा की उसका अध्ययन आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, तो उसके लिए एक आयोग तो बिठाया जाएगा ना। उसमें कौन सदस्य रहेंगे? 8वीं अनुसूची के जो जितनी भी भाषाएं उनके कोई ना कोई प्रतिनिधि उसमें शामिल रहेंगे। यहाँ तक बात होगी। अब इस अनुच्छेद की अनुपालना में 7 जून 1955 को बीजी खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। और कौन सा आयोग? राजभाषा आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। कब हुआ? 7 जून 1955 को। 7 जून 1955 को गठित किया गया। अब वो आयोग गठित कर लिया और उसने अपना प्रतिवेदन यानी कि अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, अपना प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया संविधान में 1956 को। 1956 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। अब वो प्रतिवेदन देने के बाद उन्होंने क्या सिफारिशें की? उन्होंने अध्ययन किया, आकलन किया भाषा का, राजभाषा की क्या कंडीशन, क्या स्थिति है, उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया 1956 में। भाई 55 में तो इसकी स्थापना हुई और साल भर में जो भी क्या उन्होंने 56 में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। भाई ये स्थिति है अपने राजभाषा की। अब वो प्रस्तुत करने के बाद उसमें उन्होंने कुछ सिफारिशें की हुई कि भाई ऐसा करना चाहिए, राजभाषा संबंधी ऐसे नियम बनाने चाहिए। तो उन्होंने क्या सिफारिश की थी? इस सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344.4 में एक संसदीय समिति का गठन किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने 344.4 में किसका गठन करवाया? एक संसदीय समिति का गठन किया गया। यानी कि वो जो भी सिफारिशें थी उनके क्रियान्वयन पर, उनके कार्यों पर, क्रियान्वयन यानी उनके कार्यों पर विचार करे सरकार। उन्होंने समिति ने जो काम किया उन पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति बिठाई और समिति का नाम था संसदीय समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1900 इसमें सब नहीं देगा, ये आपको ये अनुच्छेद याद रखना है। यानी कि संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 344.4। संसदीय समिति का गठन 344.4 344.4। तो 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समिति में भी 3 शब्द होते हैं, इसे याद कर लेना। अब देखो, अब ये गठन कर दिया गया कि इसके अनुसार के बाद पंडित, इस समिति की अध्यक्षता किसने की? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता। यानी कि ये समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई, संसदीय समिति गठित की गई। और इस समिति की अध्यक्षता इन्होंने की और इसमें कितने सदस्य बने? 30। संसदीय समिति में कितने सदस्य रखने? 30 रखने। अब 30 में से 20 सदस्य तो किसके रहेंगे उसमें? लोकसभा में। लोकसभा और विधानसभा आपने पढ़ा होगा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सारी चीजें, तो लोकसभा के रहेंगे 20 सदस्य। तो उसमें जो संसदीय समिति बनाई गई ना उसमें कितने सदस्य? 20 सदस्य तो लोकसभा के रहेंगे और बाकी जो 10 सदस्य रहेंगे और दूसरे। अब यहाँ देखो, फरवरी 1959 में अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर दी। यानी कि ये जो समिति बनाई गई 30 सदस्यों की, इसमें 20 तो लोकसभा के, बाकी दूसरे 10 सदस्य ले सकते हैं। अब उसने फरवरी 1959 में अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की? भाई जो भी कानून, जो भी नियम बनता है हमारे देश में, कहाँ बनता है? यही बनता है, संसद में पास होना चाहिए बिल यानी कि कानून, तभी आगे पास होता है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत कर दी? संसद में प्रस्तुत कर दी। अब आगे देखो, अब उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की नहीं संसदीय समिति ने। इस संसदीय समिति ने जो किसके अध्यक्षता में? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में थी। इसने संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें सबसे मुख्य मांग क्या थी? मुख्य सिफारिश क्या थी? ये देखो आप, मुख्य सिफारिश क्या थी कि 26 जनवरी 1915 तक, भाई 15 साल की तो छूट मिलेगी थी, सॉरी 65, 26 जनवरी 1965 यानी कि 15 साल की तो छूट मिल ही चुकी थी। भाई 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान, वहां से 15 साल तक तो अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए छूट मिल गई। लेकिन यहाँ तक 26 जनवरी 1965 तक तो अंग्रेजी को संघ की मुख्य राजभाषा रहने दिया जाए। भाई उस समय अंग्रेज गए थे, देश को आजादी मिली थी, तो कई सारे काम अंग्रेजी में हो रहे थे राज, इसलिए इन्होंने कहा भाई 26 जनवरी 1965 तक तो हमारा जो संघ है, देश है, उसकी राजभाषा अंग्रेजी को रहने दो और हिंदी को सर राजभाषा के रूप में काम करो, ठीक। लेकिन 1965 के बाद उल्टा कर दिया। देखो 1965 के बाद में क्या होगा? हिंदी हमारी मुख्य राजभाषा रहेगी और अंग्रेजी को सर राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। तो ये सारे डिटेल किसमें थी? अनुच्छेद 344। अब अनुच्छेद 345 पढ़ेंगे। अब देखिए आगे अनुच्छेद 345 क्या कहता है? राज्यों की राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 345 में क्या है कि राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि उस राज्य में प्रयुक्त किसी भाषा तो अंग्रेजी को राज्य के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यानी कि कोई राज्य है उसको ये अधिकार है इस अनुच्छेद के तहत कि वो अपने जो भी राज कार्य हैं, जो भी सरकार के कार्य हैं, उनके लिए किसी भाषा को
जो उनके राज्य की भाषा है, मान लो पंजाब की पंजाबी है, वो महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है, तो वो राज्य चाहे तो अपने राज्य में जो कोई भी राज्य में जो भी काम, जो भी सरकारी प्रयोजन है, उनके लिए अपने राज्य की किसी भाषा को राजकार्य के लिए प्राधिकृत कर सकता है, या अगर नहीं करेगा तो अंग्रेजी को भी कर सकता है। तो वो राज्य के ऊपर छूट दे रखी है। फिर इसी के तहत कहा है कि राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजकार्य के लिए प्राधिकृत नहीं करता। मान लो कोई राज्य है, राज्य में विधानमंडल होता ही है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस अपने यानी कि अपने राज्य के लिए किसी भाषा को प्राधिकृत नहीं करता, डिसाइड नहीं करता कि हम इस भाषा में राजकार्य करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, अपने आप ही सारा काम किसमें होगा, फिर अंग्रेजी को ही माना जाएगा वहां की राजकार्य की भाषा। वहां की राजकार्य की भाषा किसको माना जाएगा, अंग्रेजी को माना जाएगा। तो वो किसी भाषा का डिसाइड कर ले, या हिंदी या पंजाबी, किसी भी भाषा को चुन ले वो। अगर वह नहीं चुनता है तो अंग्रेजी में अगर राजकार्य होगा। ये सारा प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 346 देखिए आप, संघ और राज्य अथवा एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा, पत्रों का आदान प्रदान करने की भाषा, कि एक राज्य दूसरे राज्य से पत्र का आदान प्रदान कैसे करेगा। तो फिर आगे आता है कि एक राज्य दूसरे राज्य से, या फिर संघ और राज्य के बीच में, वो गेट को लगा देना, संघ और राज्य के बीच में से, किसके बीच में, एक तरफ तो मान लो संघ है यानी कि केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ राज्य सरकार है, दोनों को लगा दो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कि 346 में क्या प्रावधान किया गया कि संघ और राज्य की, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में जो पत्रों का आदान प्रदान होता है, पत्र भेजे जाते हैं, उनकी भाषा कौन सी रहेगी, हिंदी रहेगी। और यहाँ देखो आप, एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा कौन सी भाषा रखनी है। एक राज्य मान लो पंजाब राजस्थान से पत्राचार कर रहा है, राजस्थान पंजाब से कर रहा है, तो वो दोनों राज्यों के बीच जो भाषा है पत्राचार की, वो भाषा का प्रावधान इसमें है। या मान लो केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार अपने राजस्थान से पत्र व्यवहार करती है, केंद्र सरकार पंजाब से करती है, गुजरात से करती है, तमिलनाडु, उत्तर